Good evening, everyone. Am I audible? Okay. 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, आप सबके पास में वीडियो आ गया क्या? यस मैम, आ गया. आ गया. ओके, सो कुछ डाउट है कल के रिगार्डिंग? किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें फिर. ओके ओके, ठीक है. चलो, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च. कल के जैसा थोड़ा सा सिमिलर है. हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था कि मार्केट रिसर्च क्या होता है. उसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे. इसके बाद में एक टॉपिक आएगा इसी लेसन में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. So, what is market research? Market research is a crucial process that empowers business to gain valuable insight to their target market, customer, and competitor. It systematically collects and analyzes data to understand market trends, customer preference, and industry dynamics. मार्केट रिसर्च से हमने कल क्या पढ़ा था कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेप उठाने से पहले, अगर हम बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर हैं, सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करें. ओके, मार्केट रिसर्च किस चीज की जाती है? पहला तो उस मार्केट की कि जहां पे आप आपका बिजनेस सेटअप करने वाले हो, कि उस मार्केट के अंदर हमारे कौन कस्टमर्स है या कौन कंपेटिटर्स है. ओके, उसके बाद रिसर्च होती है ट्रेंड की, कि अभी ट्रेंड के अंदर मार्केट में क्या चल रहा है. कस्टमर का प्रेफरेंस जो हम देखते हैं कि हमारा कस्टमर किस चीज को प्रेफर कर रहा है, कोई भी इंडस्ट्री हो गया. ठीक है, फिर आ जाता है कंपटीटर्स के जो प्रोडक्ट्स है, उसको हम कंपेयर करेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट से कितना फर्क रख रहा है, और कैसे हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज डेवलप करके उस मार्केट को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं. ये सारा हमारा मार्केट रिसर्च के अंदर आ जाता है. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है. आई गेस ये क्लियर हुआ मार्केट रिसर्च का. ओके, सो मार्केट रिसर्च हो गया. अब मार्केट रिसर्च के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. ये दो मेन चीज टॉपिक्स हैं जो हमारे आज के. तो व्हाट इज प्राइमरी रिसर्च? प्राइमरी रिसर्च होता है कि जो आप खुद से रिसर्च करते हो. ठीक है, अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो प्राइमरी रिसर्च इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. दिस डेटा हैज नॉट बीन प्रीवियसली कलेक्टेड और पब्लिश्ड. प्राइमरी डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, या बिना किसी अदर सोर्सेस के.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले टीचर्स होते हैं, ठीक है, आप लोग अभी कॉलेज में जाते हो तो आपकी अटेंडेंस लगती होगी, ठीक है, तो अटेंडेंस के अंदर सर के पास में एक रजिस्टर रहता है जिसमें वो आपका प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी है वो मार्क करते रहता है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया कि वो खुद वहां पे क्लासरूम में प्रेजेंट होके आपको देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं कौन आपकी क्लास में प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। वो फिर उस हिसाब से वो उनका डेटा बनाते हैं, जिसकी वजह से आप कितने परसेंट आप प्रेजेंट रहे क्लासेस के अंदर या कितने परसेंट आप एब्सेंट रहे, उस हिसाब से आपका पूरा डेटा कलेक्ट होता है, फिर वो यूनिवर्सिटी के पास में जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी रिसर्च का एग्जाम्पल हो गया कि आप खुद से बिना कोई दूसरे सोर्स से डेटा कलेक्ट कर दो। अब इसके अंदर और क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं, उसमें फर्स्ट आ जाता है सर्वे। सर्वे क्या होता है कि आप एक लिस्ट बनाते हो क्वेश्चंस का जो आप अपने कस्टमर्स को पूछना चाहते हो। कुछ भी कस्टमर का हो सकता है, अगर किसी को गूगल फॉर्म बनाना आता है तो उसके अंदर आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस ऐसे कलेक्ट करते हो आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया शैम्पू का बॉटल। अब शैम्पू के बॉटल के अंदर आप किस टाइप का क्वेश्चनरी बना सकते हो सर्वे के लिए। लेट्स से क्वांटिटी के हिसाब से आप बना लो कि आपके किस प्राइस के अंदर आपको किस टाइप की जो क्वांटिटी है आपके शैम्पू की बॉटल की वो चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक चाहिए, केमिकल से वाला चाहिए, ठीक है, और फिर पैकेजिंग के रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन बना के आप आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके पास आप भेजते हो, ठीक है। फिर वो कस्टमर उनका आंसर करते हैं, देन यू कलेक्ट दोस रिपोर्ट्स एंड देन रिपोर्ट इट टू योर कंपनी। ये क्या हो गया, सर्वे हो गया, जो एक प्राइमरी रिसर्च का एग्जाम्पल हो गया। अब सर्वे होता कैसे है हमने ये देख लिया, सर्वे क्या होता है, क्वेश्चन को बना के कस्टमर को पहुंचाना। अब कस्टमर के पास में वो सर्वे जाएंगे कैसे, वो तब जाएंगे जब आप, लेट्स से आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आजकल वेबसाइट बनाना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप में से कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या स्टार्टअप बनाना चाहता है तो जरूर अपना एक बिजनेस का वेबसाइट होना चाहिए जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल, ये सब इंक्लूडेड रहे। उसी डिटेल के अंदर आपका जो भी कनेक्शन होता है कि आपको कैसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आपका फोन नंबर या ईमेल आईडी, वो आप उसमें डालते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप जब मार्केटिंग पे आते हो कि आप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हो और आपको सर्वे करना है, कस्टमर के बारे में देखना है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एड्स चला सकते हो, ऑनलाइन एड्स चला सकते हो, जिसके अंदर आप लेट्स से आपने कुछ फ्रीबीज दे दिए, कुछ डिस्काउंट दे दिए आपके प्रोडक्ट के अंदर, और सिंपली आपने एक फॉर्म उनको ऑनलाइन ही सर्कुलेट करवा दिया कि ये फॉर्म अगर आप भरते हो तो आपको हमारी तरफ से ये सर्विस मिलेगी या डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप आपके से सर्वे के लिए आप कुछ बेनिफिट दे रहे हो कस्टमर को, तो काफी सारे कस्टमर उस फॉर्म को भरेंगे और उन सर्वे को वो आंसर करते हैं, ठीक है। इससे क्या हो गया, आप उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इसी डेटा के अंदर आप उनके ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हो, उनका फोन नंबर कलेक्ट कर सकते हो, या जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप ऐसे कलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एड्स वगैरह चला के, ठीक है, सोशल मीडिया का अगर आप यूज करते हो तो। वो हो गया हमारा सर्वे। अब हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू देखो काफी टाइप्स का होता है, ठीक है। एक इंटरव्यू हो जाता है जो आप कॉलेजेस में देते हो, जब आप कॉलेज में जाते हो तो वो एक इंटरव्यू होता है। उस वैसा ही एक प्लेसमेंट का इंटरव्यू होगा, ठीक है। एक इंटरव्यू होता है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप लोग नहीं देखते हो, कोई कोई ऐसी रील्स आती है जिसके अंदर वो सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन वो लोगों से इंटरव्यू करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। वो क्या हो गया, एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल हो गया कि आप खुद से मार्केट में जाके लोगों से सवाल जवाब करते हो, देन वो जो आंसर करते हैं उनको आप रिकॉर्ड करके कंपनी के पास पहुंचाते हो। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड प्राइमरी रिसर्च का। नेक्स्ट आ जाएगा फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। आप मान के चलो, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो, जो कॉर्पोरेट का जो पूरा हमारा वर्ल्ड है वो क्या करता है, उनमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसे फेयर वगैरह चलाती है, टू बी ऑनेस्ट, कि बहुत सारे जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज है या कुछ पार्टनर्स है वहां पर आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, और वहां पे वो एक दूसरे से बात करते हैं एंड दे विल फॉर्म अ कनेक्शन। तो फोकस ग्रुप एक उसका एग्जाम्पल आप मान के चलो कि आपने कुछ लोगों को इनवाइट करा, उन लोगों को इनवाइट करके आपने उनके साथ में एक मीटिंग करी और आपने कुछ चीजों पे डिस्कशन करा।
उस डिस्कशन में जो भी आपने बात करी वो रिकॉर्ड होगी एज अ प्राइमरी रिसर्च के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक। उसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या कि आप खुद से कुछ पूछ नहीं रहे हो लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व कैसे हो सकता है? आप बिहेवियर की रिगार्डिंग ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज जाते हो तो आपकी जो टीचर्स वगैरह है वो शायद आपके बिहेवियर को देख के भी आपको मार्क्स देते होंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो क्लास में अटेंडिव है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी मार्किंग होती है। तो वो क्या हो गया, एक ऑब्जर्वेशन हो गया जो हमारा प्राइमरी रिसर्च है। आपने कुछ पूछा नहीं है लेकिन सिर्फ आपने देखा कि उनका बिहेवियर कैसा है या वो कैसे बात कर रहे हैं, बस वही। उसी से रिलेटेड आप अपना डेटा बनाओगे, वो भी हमारा एक प्राइमरी रिसर्च हो गया। लास्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो हमने सोशल एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल दिया था कि आप अलग अलग लोगों से अलग अलग केस स्टडीज पूछवा सकते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट होता है, पेरेंट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नया टॉय अगर आपका कंपनी बना रहा है तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा उसके साथ में कि आप कुछ बच्चों को बुलाओगे और बोलोगे कि उस टॉय के साथ में वो बच्चे खेले। अब वो बच्चे किस हिसाब से उस टॉय को हैंडल कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो खुद से कर रहे हैं, वो हमारा प्राइमरी रिसर्च हो गया। ठीक है। अब सेकेंडरी रिसर्च उसका उल्टा, कि हम किसी तीसरी पार्टी या थर्ड पार्टी के थ्रू हमारा जो भी डेटा है वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। हमने खुद से कोई मेहनत नहीं करी है, हम बस कहीं साइट पे चले गए, हम लोग ऑनलाइन साइट पे चले गए, हमने अखबार पढ़ लिया और वहां से अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी रिसर्च हो गया, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा है और हम उस ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज कर रहे हैं। वो हमारा हो गया सेकेंडरी रिसर्च। जो हम बोलते हैं ना सेकेंड हैंड चीजें जो होती है, वो सेकेंड हैंड क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी उसने किसी को यूज कर रखा है। सेम एज इट सेकेंडरी रिसर्च होता है जिसने किसी ने ऑलरेडी किस डेटा कलेक्ट कर रखा है और वो डेटा अगर हम यूज करें तो वो हमारा सेकेंडरी रिसर्च डेटा हो जाता है। ठीक है। अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं? प्राइमरी रिसर्च के मेथड्स होते हैं और सेकेंडरी रिसर्च सोर्स के माध्यम से ली जाती है। ठीक है। उसमें आ गया बुक्स एंड आर्टिकल। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, लेट्स से आपको बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया आती है इंडिया के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, हमारी जो स्कूल बुक्स है उसके अंदर आप कुछ देखकर कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो हमारा हो गया सेकेंडरी रिसर्च का एग्जाम्पल। ठीक है। आर्टिकल्स भी सेम, अगर आपने ऑनलाइन कोई भी जाके आर्टिकल देख लिया, अखबार में आपने कोई आर्टिकल देख लिया और फिर आपने उससे देख के कोई डेटा बनाया, तो भी हमारा सेकेंडरी के अंदर आ गया। ठीक है। ऑनलाइन डेटाबेस, ऑनलाइन रिपोर्ट्स डेटाबेस जो भी होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं और आज के टाइम पे ज्यादातर वही चीजें यूज की जाती है एज अ सेकेंडरी रिसर्च के अंदर। अब ऑनलाइन जाके आप क्या क्या सर्च कर सकते हो? आप किसी की लोकेशन या वहां की रहने वाले लोग, कितने लोग हैं वहां पे, जेंडर कितना है, मतलब मेल फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है। ठीक है। आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन जाके जो गवर्नमेंट के डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करके आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है। एंड वेबसाइट एज सेम एज द ऑनलाइन रिसर्च, कि आपने किसी वेबसाइट पर अगर आप गए हो और आपने वहां से देखे कोई डेटा बना है, तो वो भी हमारा सेकेंडरी रिसर्च के अंदर आता है। ठीक है। वापस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है? प्राइमरी रिसर्च जो आप खुद से डेटा कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी रिसर्च सॉरी नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, क्लियर है सबको? सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा क्या होता है? सही है, सुनो सबको। इजी है, सिंपल है। ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सीखना नहीं होता, बस थोड़ा समझ जाओ एंड यू कैन गो विद इट। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब आ जाएगा हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च के दो एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हम्म,
अब एडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके अंदर, फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर स्पेसिफिक टू रिसर्चर्स नीड। प्राइमरी का हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं पहले, तो प्राइमरी का सबसे बड़ा एक फायदा जो हमें होता है कि हम हमारे अकॉर्डिंग रिसर्च जो भी डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इररिलेवेंट नहीं होता, हमें जितना कलेक्ट करना है जहां से करना है हम बस उतना ही करते हैं और वो हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है। हमें बहुत सारी जगह पे देखना नहीं पड़ता है, जाना नहीं पड़ता, हमें जितना कलेक्ट करना है हम लोग करते हैं एंड इट इज सफिशिएंट फॉर इस कि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम लोग हमारे डेटा को उस अकॉर्डिंग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है अप टू डेट एंड करंट डेटा। अगर आप खुद से प्रेजेंट के अंदर कोई डेटा खुद से निकाल रहे हो तो उसका जो एक फ्रेश वो रहेगा ना मोड, एकदम फ्रेशली कलेक्टेड डेटा है, यानी कि ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, कुछ आउटडेटेड नहीं रहेगा, पुराना नहीं रहेगा। अभी आपके कस्टमर क्या सोच रहे हैं, अभी आपके कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपकी कंपनी के रिगार्डिंग, वो आप प्रेजेंट टाइम के अंदर कलेक्ट कर सकते हो, जिससे एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत सही हो जाता है हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को पता है अभी प्रेजेंट में हमारी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे क्या करेगी वो डिसाइड कर सकती है। ठीक है, कंट्रोल ओवर डेटा कलेक्शन, आपका जो भी डेटा रहेगा उसका जो पूरा कंट्रोल रहेगा वो आपके ऊपर रहेगा। कंट्रोल अगर आप मान के चलो, फर्स्ट एक क्रूशियल डेटा रहेगा। ठीक है, हर किसी के पास में वो जो डेटा रहेगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा, कुछ आप जिन लोगों को चाहते हो वो डेटा देना उन्हीं लोगों के पास में वो डेटा जाएगा, उनसे आगे वो नहीं जाएगा। एक तो ये हो गया कंट्रोल ओवर द डेटा। और हो गया जो हम इलरेलेवेंसी बात करते हैं कि कुछ ऐसा दूसरी चीजें ऐड नहीं करनी होती है, बस हमें जितना डेटा चाहिए होता है हम उतना ही कलेक्ट करते हैं और सेफ रखते हैं उस चीज को। तो क्या हो गया एडवांटेजेस, क्या क्या हो गए प्राइमरी रिसर्च के, फर्स्ट हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जितना हमें जरूरी है हम उतना ही डेटा कलेक्ट करते हैं। अप टू डेट रहता है हमारा, जो भी करंट पोजीशन रहती है उसके रिगार्डिंग जो प्राइमरी डेटा रहता है वो रहता है। कंट्रोल ओवर डेटा कलेक्शन, कंट्रोल रहता है, हर किसी के पास में हमारा डेटा नहीं जा सकता। ओके, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, फर्स्ट कॉस्टली होते हैं। ठीक है, कॉस्टली किस हिसाब से रहेगा कि यू हैव टू ट्रेवल, और आपको वहां जाना पड़ेगा जहां से आपको कस्टमर या जो भी आपको डेटा कलेक्ट करना है वहां पे। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर भी अगर आप एड्स भी रन करते हो या कुछ भी करते हो सर्विस के लिए, तो भी उसके अंदर आपके पैसे लगेंगे, तो वो क्या हो गया कॉस्टली हो गया, बिना पैसे लगाए आप वो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर अगर आपको मार्केट के अंदर भी जाना है, लोगों से फेस टू फेस पे बात करनी है, तो ट्रैवल तो करना पड़ेगा, वहां पे ट्रैवल करना या वहां रहने का जो भी खर्चा रहेगा उसका भी वो कॉस्टली के अंदर आ जाता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत टाइम लेता है। आप क्या करते हो, लेट्स से अगर आप मार्केट में किसी से बात कर रहे हो तो पहले तो आप उनसे बात करोगे। ठीक है, बहुत बार होते हैं लोग आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, उसके अंदर भी टाइम लगेगा कि हाँ कोई आपसे बात करे। बात करेंगे तो जो भी आपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो उनका जब वो आंसर करेंगे उनको आप खुद इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद में आप खुद से आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग वो वापस रिपोर्ट बनाते हो, तो कितना टाइम चला जाता है उसके अंदर। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहता है। अगर कोई क्रूशियल चीज रहती है कि नहीं बहुत जरूरी है, तभी हमें प्राइमरी डेटा रिसर्च यूज करना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर एक्सपर्टीज यानी कि अगर आप नए हो इसके अंदर, बिजनेस डेवलपमेंट में नए हो आप, और आपको नहीं पता कि लोगों से कैसे बात करनी होती है, कैसे कलेक्ट करना होता है डेटा, तो आप अच्छे से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। किसी ना किसी का गाइडेंस तो आपको हमेशा चाहिए होता है अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है प्राइमरी रिसर्च के अंदर। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वापस, डिसएडवांटेजेस एडवांटेज तो हो गए थे, डिसएडवांटेजेस बहुत कॉस्टली होता है प्राइमरी रिसर्च, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और हमें गाइडेंस का नीड होता है अगर हम नए हैं प्राइमरी रिसर्च के अंदर। ओके, ये क्लियर है? हम्म, अब आ जाएगा हमारा सेकेंडरी रिसर्च। अब सेकेंडरी रिसर्च का क्या क्या होता है, फर्स्ट आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। जो चीज हमारी प्राइमरी डेटा के अंदर डिसएडवांटेज था, वही चीज हमारा सेकेंडरी रिसर्च के अंदर एडवांटेज आ जाता है।
प्राइमरी के अंदर अगर हमें पैसे ज्यादा लगते हैं, कॉस्टली पड़ता है, तो सेकेंडरी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हमें कहीं से कुछ खुद से तो कुछ करना नहीं होता, आप सिंपली ऑनलाइन सर्च करोगे और आपके सामने एज इट इज डेटा आ जाएगा, तो आपका मतलब इतना पैसा नहीं लगता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है। टाइम सेविंग यानी कि अगर ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है, ऑलरेडी रिपोर्ट्स बनी हुई है उस डेटा की, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे आप काफी आपका जो टाइम है वो बचा सकते हो। वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरा इंटरनेट अलग अलग रिपोर्ट से डेटा से भरा पड़ा है, आपको जैसी रिपोर्ट चाहिए, जैसा आपको डेटा चाहिए, आप वैसा कलेक्ट कर सकते हो, और एक अनलिमिटेड रेंज के अंदर आप कलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। प्राइमरी रिसर्च कॉस्टली होने की वजह से लिमिटेड होती है, सेकेंडरी रिसर्च लिमिटेड नहीं होती। ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? मे नॉट बी परफेक्टली रिलेवेंट। परफेक्टली रिलेवेंट यानी कि आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें ही देखनी है, लेकिन जो डेटा आपके सामने आ रहा है वो बहुत डीप के अंदर जा रहा है, बहुत डिटेल के अंदर जा रहा है, और बहुत वाइड भी है। ठीक है। उसका अगर एग्जाम्पल ले तो लेट्स से आप गवर्नमेंट के डेटा देखते हो, तो आप गवर्नमेंट का डेटा किस चीज के लिए देखोगे? लोकेशन के लिए देखोगे, या फिर उस वहां की पॉपुलेशन के लिए देखोगे? अब आपका पॉपुलेशन लेस मान के चलो, आपकी कंपनी का एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का नीड है। ठीक है। अगर लेट्स से आपकी फैशन की कंपनी है, तो वो चाहते हैं कि यंग जनरेशन है जो हमारा टारगेट है, उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की पॉपुलेशन का डेटा उठाएंगे, तो उनमें बच्चे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, एज्ड भी आएंगी, है ना, मिडिल क्लास जो भी रहेगी, सारी मतलब जो भी पॉपुलेशन के हिसाब से डेटा रहेगा वो कंप्लीट रहेगा, उसके अंदर स्पेसिफिक कुछ नहीं रहेगा, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहती, तो उसको ढूंढने में भी हमें टाइम लग जाता है। ठीक है। पोटेंशियली आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, जो ऑलरेडी रिपोर्टेड कलेक्टेड है, उनका आप हमेशा ध्यान रखो कि क्या वो रिसेंट के अंदर कलेक्टेड है या नहीं। रिसेंट के अंदर लेट्स से 1 महीने के अंदर भी अगर आप देखो तो वो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी कोई डेटा है कि 2-3 महीने पहले का, 1 साल पहले का, तो वो आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर ही चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, तो आउटडेटेड हो जाता है डेटा, तो वो हमारे सेकेंडरी रिसर्च का डिसएडवांटेज हो गया। नो कंट्रोल ओवर डेटा कलेक्शन प्रोसेस, जो डेटा आप देख रहे हो, आपके कंपिटिटर्स या आपके साथ वाले वो सब डेटा वो भी खुद से देख सकते हैं, तो कुछ आपका कंट्रोल नहीं है उस डेटा पे, आपको बस चलते रहना पड़ेगा कि यू कैन एक कुछ चीजें आप उठा सकते हो, ज्यादा क्रूशियल चीजें आप उठाओगे तो और भी लोगों के पास में वो डेटा प्रेजेंट होगा। ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वापस, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा एडवांटेज, पैसे बचेंगे, टाइम बहुत सेव हो जाएगा हमारा, और बहुत वाइड रेंज के अंदर हमारे पास में इंफॉर्मेशन होती है सेकेंडरी रिसर्च के अंदर। डिसएडवांटेजेस के अंदर इररिलेवेंट डेटा बहुत ज्यादा होता है, आउटडेटेड डेटा हो सकता है, और कोई कंट्रोल नहीं होता आपके किसी भी डेटा पे। ठीक है। सेकेंडरी प्राइमरी रिसर्च के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ गए सबको। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। अब आ जाएगा बेनिफिट ऑफ मार्केट रिसर्च, ये सिमिलर है जो हमने बेनिफिट बिजनेस डेवलपमेंट के पढ़े थे, सेम से ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, फिर भी एक बार का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट आ गया इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड डेटा ड्राइविंग इनसाइट फॉर अ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। अगर आप मार्केट रिसर्च करते हो, तो यू नो मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है, तो आपको एग्जैक्टली वो नॉलेज है, आपको एग्जैक्टली वो चीज पता है कि आपको आगे क्या करना है और किस टाइप से आप स्टेप उठा सकते हो। मार्केट रिसर्च वापस सुन लो, हमेशा आपको करते रहनी होती है, आप एक बार करके छोड़ नहीं सकते हो, आपको हमेशा जो भी ट्रेंड आ रहा है, जो भी बिहेवियर है कस्टमर का, वो आप हमेशा चेक करते रहते हो। ठीक है। तो फर्स्ट आ गया इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भी आप मार्केट रिसर्च करते हो तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं रहती है, आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है। ठीक है। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर आप मार्केट रिसर्च करते हो तो मार्केट में नया क्या है और आपकी कंपनी नया क्या कर सकती है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे अनटैप मार्केट रहेंगे जहां पे आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट गए नहीं हो, उनको भी आप ढूंढ सकते हो।
कुछ नए कस्टमर आपको मिल सकते हैं या कुछ नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो आपकी कंपनी में जो आपके वहाँ मार्केट के अंदर डिमांड के अंदर है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, क्या आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो मार्केट रिसर्च के अंदर। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है किसी भी बिजनेस के अंदर। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो बिजनेस ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। तो अगर आप कस्टमर से कनेक्टेड रहते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, तो आपको पता है आपके कौन कस्टमर है, कौन नए कस्टमर बन सकते हैं और उनका अभी का प्रेजेंट का बिहेवियर या उनका प्रेजेंट का प्रेफरेंस क्या है। तो वो आप देख सकते हो जिसके अकॉर्डिंग कंपनी आगे उन्हें क्या स्टेप लेना है, कौन से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने हैं, वो सारी चीजें वो कर सकती है जिससे हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहता है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है, इसलिए भी हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हमने कल भी बात करी थी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है वो आपको देखना हमेशा जरूरी है। कितनी सारी चीजें आपको देखनी रहती है। आपके पहले तो खुद की कंपनी तो देखनी रहती है, कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आपको कस्टमर का भी देखना रहता है, देन आपको कंपटीटर्स का भी देखना रहता है, क्योंकि एक चीज अगर कोई आपके कंपटीटर ने आपसे अच्छी कर दी तो कस्टमर उनके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हो गया, कंपिटिटिव एनालिसिस, जो भी आपके कंपटीटर है वो मार्केट में अभी क्या कर रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या कोई भी वो हरकत कर रहे हैं, उनको आपको पास से पूरा नॉलेज रहता है, जिसके बाद में आप आपके प्रोडक्ट के साथ में या आपकी स्ट्रेटेजीज के साथ में क्या करोगे वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हमने कल बात करी थी आप कंपिटिटिव एनालिसिस कैसे करते हो। फर्स्ट आ जाता है सोशल मीडिया से, कि आप सोशल मीडिया पे जाते हो, जो भी आपके कंपटीटर्स के पेजेस हैं सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करते हो, ताकि आपको पता रहे कि अगर वो कुछ एड्स रन कर रहे हैं, कुछ नया पोस्ट लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास में उनका पूरा डिटेल रहे। सेकेंड चीज होती है जो ईमेल होता है उनका, आप उनका ईमेल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी वो टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को ईमेल भेजते हैं वही ईमेल आपके पास में भी आए, जिससे आपको पता रहे कि वो आगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, और हो गया उनकी वेबसाइट, कि उनकी वेबसाइट पे क्या चेंजेस है, उन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है या कुछ भी। तो ये दो कुछ जगह है जहां से आप आपके कंपटीटर्स को चेक कर सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, रिस्क रिडक्शन, मिनिमाइज द पोटेंशियल बिजनेस रिस्क बाय एंटिसिपेटिंग मार्केट शिफ्ट। मार्केट बहुत एक एवर चेंजिंग फैक्टर है किसी भी बिजनेस के अंदर। टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज को चेंज होने में। कभी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, कभी कुछ। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आई गेस प्लास्टिक बैन हुआ था, तो कितने सारे जो कंपनीज होगी जो प्लास्टिक की पॉलिथीन के अंदर डील करते होंगे, तो उनको कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा। तो अगर उन्होंने टाइम पर रिसर्च करा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो प्लास्टिक बैन करने वाली है, पॉलिथीन बैन करने वाली है, तो देन दे विल शिफ्ट फॉर द अदर सोर्सेज। वो अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जो कपड़े के जो बैग्स आ जाते हैं या पेपर के जो बैग्स आ जाते हैं, फिर वो उनमें शिफ्ट हो जाता है जिनमें उनका जो रिस्क रहता है वो बहुत कम हो जाता है। नुकसान उनका बहुत कम होता है, उस चीज के अंदर नुकसान होता है लेकिन कम हो जाएगा। एक होता है अचानक से आपको पता चलता कि प्लास्टिक बैन हो गया एंड यू हैव नथिंग टू डू राइट नाउ। ठीक है, ऑलरेडी आपने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रखा है, उसको कहाँ देखोगे, तो वो आपका रिस्क लॉस हो गया। लेकिन जब आपको 2-3 महीने पहले ही पता पड़ गया कि भाई गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि वो प्लास्टिक बैन कर सकती है, तो आपने टाइमली आपका जो भी सारा प्रोसेस था वो चेंज कर लिया। ठीक है, जो भी आपके पास में ऑलरेडी स्टोर प्लास्टिक बैग्स थे वो आपने शायद सोल्ड कर दिए कम पैसों के अंदर, और आपने पेपर बैग पे या जूट बैग पे आप लोग शिफ्ट हो गए। तो क्या हो गया, रिस्क रिडक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, इम्प्रूविंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग कैसे करनी है, किस किस चीजों से जो हमारे कस्टमर्स है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसका भी पता हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि हमने कल बात करी थी कि अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ऐसे ट्रेंड के अंदर है, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी करते हैं। ठीक है, मैंने कल बताया था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। अगर हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो हमें पता रहेगा किस टाइप की जो स्ट्रेटेजी है जो लोगों को पसंद आ रही है, वो स्ट्रेटेजी हम हमारे कंपनी के अंदर लेके आ सकते हैं फॉर मार्केटिंग।
ठीक है। आप देखोगे ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है या एड्स वगैरह है सोशल मीडिया पे, ये 2-3 साल पहले इतने हद तक नहीं थे। अचानक से इसके अंदर शिफ्ट आया और अभी देखो हर दूसरी तीसरी पोस्ट आपकी या तो कोई इन्फ्लुएंसर आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होगा या फिर कोई एड्स आपके सोशल मीडिया पे चल रहे होंगे। तो वो क्या हो गया, इंप्रूविंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। टाइमली मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हो या बदल सकते हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ में आए सबको? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लास्ट 3 पॉइंट है इसके अंदर। फर्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेम जैसे हमने कल बात करी थी, कस्टमर्स की अगर आप देखते हो, कस्टमर से बात करते हो, तो उनकी प्रेफरेंस आपको पता चलेगी आपके करंट प्रोडक्ट के लिए या कोई फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए। लेट्स से कोई प्रोडक्ट आपके मार्केट में है ही नहीं और आपने बात कर ली कस्टमर से, रिसर्च कर लिया कि किस टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो कस्टमर ने आपको कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करा ही होगा, कुछ ना कुछ आंसर्स तो आपके पास में आए होंगे। उसको आप लेकर एक नया प्रोडक्ट आपकी कंपनी में आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से, या आप कंपटीटर्स को भी देखोगे, कंपटीटर किस टाइप का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट के अंदर भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो भी वो हमारा मार्केट रिसर्च के अंदर आ जाएगा। मार्केट रिसर्च में आप प्रोडक्ट देखते हो करंट मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से, कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से, देन जो हमारा प्रोडक्ट है कंपनी उस हिसाब से डेवलप करती है। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारा कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे बढ़ सकता है, मार्केट रिसर्च से कैसे बढ़ेगा। सेम, कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, अगर कंपनी उस हिसाब से काम करती है, कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई होगा। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से मिल गया, फिर कंपनी देती है उनको आफ्टर केयर जो सर्विस होती है, कस्टमर केयर जो सर्विस होती है। अगर प्रोडक्ट खराब निकल गया तो रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वापस पैसे दे दिए या कुछ डिस्काउंट दे दिया, कुछ भी हो गया जिससे हमारा जो कस्टमर है सेटिस्फाई रहता है। कैसे पता लगेगा कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाई रहेगा, अगर आप मार्केट रिसर्च करके कस्टमर का प्रेफरेंस अगर आप जानते हो तो। लास्ट आ जाएगा सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स यानी कि एक गोल्स होता है, अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर जाते हो, जॉब के अंदर जाते हो, बहुत सारी जो कंपनी है इस चीज को करने में नाकाम हो जाती है, वो अपने एम्प्लॉय से कम पैसे में ज्यादा काम करवाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यूजुअली अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट अगर होता है, सेल्स का होता है, तो ये टारगेट बेस्ड होता है, और टारगेट इतने हिसाब से वो इतने बड़े टारगेट दे देते हैं कि वो जो एम्प्लॉय है वो उसको कर ही नहीं पाता, तो बस प्रेशराइज हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता और पूरा जो मैनेजमेंट रहता है कंपनी का खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब कंपनी को ये चीज थोड़ी थोड़ी रियलाइज होने लग गई है कि उन्हें एक रियलिस्टिक गोल बनाना जरूरी हो जाता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज है या जो हमारी कंपनी का कैपेसिटी कितना है कि वो उस गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं। किसी भी कंपनी का गोल या किसी भी कंपनी के टारगेट आपकी हेल्थ से या आपकी मेंटल स्टेट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो हमारी मार्केट रिसर्च काम आती है। मार्केट रिसर्च के अंदर हमें हमारे एम्प्लॉयज के और हमारे टारगेट का हमें आइडिया मिलता है कि हमारी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है और वो कितना हद तक टारगेट कंप्लीट कर सकती है बिना हमारे एम्प्लॉयज को परेशान करे। ठीक है, ये हो गए सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। लास्ट के 3 पॉइंट समझ में आए सबको? ठीक है, आज शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि ज्यादा कुछ टॉपिक बचा नहीं है। अब आ जाएगा हमारा STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारा डिस्कशन होगा केस स्टडी का वो भी इसी पर बेस रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, STP एनालिसिस या STP एक मेथड है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। क्या होता है, अगर जब आपका मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, कि वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है या पता नहीं लगा पा रहा कि उनके एक्चुअल कस्टमर कौन से हैं, तब हमारा एसटीपी एनालिसिस आता है। एसटीपी यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग।
अब सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन इन्वॉल्व dividing a broad market into smaller and distinct group of consumers with a similar needs, characteristics or behavior. The purpose is to identify and understand different segment to tailor marketing efforts more effectively. अगर आपका मार्केट बहुत बड़ा है आपके लिए, लेट्स से कोई बड़ी कंपनी है जिसका जो मार्केट है वो पूरा हमारी कंट्री है, पूरी इंडिया है, ठीक है, तो कैसे वो स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर सकती है, कैसे वो इस चीज का पता लगा सकती है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए? तब हमारा एसटीपी एनालिसिस आता है। उसके अंदर सेगमेंटेशन होता है कि बड़े मार्केट को हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और वो टुकड़े किस हिसाब से डिवाइड होते हैं? या तो हमारे कस्टमर लोकेशन हो गया, ठीक है, कि वो कहाँ पर है, रह रहे हैं, नॉर्थ साइड में रह रहे हैं, साउथ में रह रहे हैं। देखो क्लाइमेट का बहुत फर्क पड़ता है किसी भी कंपनी से। नॉर्थ के अंदर जाओगे तो ठंड रहेगी वहां पे, साउथ के अंदर जाओगे तो वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, वेस्ट के अगर आप राजस्थान की साइड जाते हो तो यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है, ईस्ट में जाओगे तो आपका आई गेस मानसून ज्यादा रहता है, रेनी सीजन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये क्लाइमेट बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है हमारे कस्टमर को डिसाइड करने, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या हो गया? अलग अलग टुकड़ों पे, अलग अलग एक्सपेक्ट पे आप आपका जो कस्टमर है वो आप डिवाइड कर देते हो, ताकि आप एक स्पेसिफिक चीज पे, एक स्पेसिफिक टुकड़े पे आप फोकस करके उस पे आप फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करके उन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या चीजें होती है, कौन से एक्सपेक्ट होते हैं जिसके अंदर आप डिवाइड करते हो? तो फर्स्ट आ जाएगा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक यानी कि आपके कस्टमर का एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, क्या इनकम होगी उनकी, एजुकेशन लेवल कितना है और फैमिली साइज कितना है, ठीक है। तो एक होता है इंडिविजुअल चीज आपकी कि मेल फीमेल का प्रेफरेंस होता है, तो फैशन इंडस्ट्री फीमेल को ज्यादा प्रेफर करती है बजाय मेल के, है ना। एजुकेशन कितना है, तो एजुकेशन हो सकता है कुछ थोड़ी सी, लेट्स से कोई इलिटरेट है या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस गैजेट्स के लिए नहीं बना होता है। एडवांस गैजेट को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा लिटरेसी भी जरूरी रहती है, ठीक है। फैमिली साइज यानी कि फैमिली का, आपकी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं और कितने उस फैमिली के अंदर आपका वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये सारी चीजें हमारी डेमोग्राफिक एस्पेक्ट के अंदर आ जाती है, जो हम सेगमेंटेशन के अंदर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफिक यानी कि ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं लोकेशन, कि वो कहाँ पर है। कंट्रीज हो सकता है, कंट्रीज इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, है ना। उसके बाद हो गया रीजन्स। रीजन्स यानी कि किस रीजन के अंदर है वो, थोड़ा सा ऐसे वेस्ट के अंदर आ रहा है या ईस्ट के अंदर जा रहा है। देन आ जाता है सिटीज एंड नेबरहुड। अर्बन सिटीज है, रूरल एरिया है, आसपास के एरिया कैसे हैं उनके, ये सारी चीजें अगर हम कभी चेक करते हैं तो वो हमारा जियोग्राफिक एस्पेक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर आता है साइकोग्राफिक एस्पेक्ट। लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी कि किस हिसाब से आपका कस्टमर रह रहा है। लाइफस्टाइल कैसी हो सकती है? एक बहुत सिंपल लाइफस्टाइल होती है जो हम मिडिल लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, कि आप आपको नीड्स जो भी है वो आपकी पूरी हो रही है, लेकिन कुछ लग्जरी चीजें हैं जो आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो वो क्या एक लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। वैल्यूज एंड इंटरेस्ट यानी कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमने कल कार का एग्जाम्पल लिया था, तो वो बहुत फिट बैठेगा इसके अंदर। एक मिडिल क्लास फैमिली एक कार को लंबे टाइम तक चलाने का सोचती है कि हमें एक ऐसी कार मिल जाए तो रीजनेबल भी रहे, सस्ती भी रहे, लेकिन लंबे टाइम तक भी चले। तो वो क्या हो गया, उनका वैल्यू हो गया कि वो किस चीज को वैल्यू कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या हो गया, ठीक है। लास्ट आ जाता है पर्सनालिटी ट्रस्ट। उनका पर्सनालिटी कैसा है, वो किस हिसाब से है, वो मतलब थोड़े से लेट्स से बिजी रहने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, या फिर इजी गोइंग नॉर्मल जैसे मिडिल फैमिली होती है वैसे हैं। तो क्या हो गया, हमारा साइकोग्राफिक एस्पेक्ट के अंदर आ जाता है। लास्ट आ जाता है बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि आपका कस्टमर का बिहेवियर कैसा है किसी भी चीज को खरीदने में, ठीक है। तो बिहेवियर को आप कैसे डिसाइड करते हो? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा एक नेसेसिटी
के अंदर होता है, अगर कुछ नेसेसिटी रहती है, कुछ लेट्स से चाय, पानी, चीनी वगैरह, तो कितना भी प्राइस में फ्लक्चुएशन रहे, लेकिन वो एक नेसेसिटी है, वो एक नीड है, तो कस्टमर उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। वही अगर एक लग्जरियस आइटम रहेगा, लेट्स से एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके अंदर अगर आप प्राइस के अंदर आप कुछ फ्लक्चुएशन करते हो, तो जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे ही उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर हमने आप लोगों ने डिमांड और सप्लाई अगर आपने 10th-12th के अंदर पढ़ा हो, तो उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि आपका कस्टमर का बिहेवियर आपके प्रोडक्ट को लेकर कैसा है। ठीक है, वापस सुन लो, सेगमेंटेशन क्या हो गया, पूरे एक बड़े मार्केट को हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम एक स्पेसिफिक टुकड़े पे फोकस कर सके या उस पे हम लोग मार्केटिंग कर सके, ताकि जो हमने जो भी काम करा है, हमने जो भी मार्केटिंग करी है, वो अच्छे से हो सके। ठीक है, किस किस चीजों में करते हैं, डेमोग्राफिक हो गया, उनका जेंडर और इनकम, जियोग्राफिक यानी कि उनकी लोकेशन, वो कहाँ रह रहे हैं, साइकोग्राफिक उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो किस चीज को वैल्यू करते हैं, और बिहेवियर, बिहेवियर कैसा है आपका कस्टमर के आपके प्रोडक्ट को लेकर। सेगमेंटेशन क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा टारगेटिंग। ये एसटीपी का ही चल रहा है, तो टारगेटिंग हमारा सेगमेंटेशन की बात का अगला प्रोसेस है। टारगेटिंग क्या होता है? टारगेटिंग involves evaluating the attractiveness of each segment, selecting one and more segment to focus on. This step ensures that marketing efforts are concentrated on segment more likely to respond positively. टारगेटिंग यानी कि आपने आपके मार्केट को टुकड़ों में तो डिवाइड कर दिया, अब कौन से टुकड़े पे आप फोकस करोगे, वो हो गया हमारा टारगेटिंग। ठीक है, अब टारगेट किस हिसाब से करते हो आप, तो उसके अंदर आ जाएगा मार्केट साइज, द पोटेंशियल साइज एंड अ ग्रोथ रेट ऑफ अ सेगमेंट। जो हमने टुकड़ा चूज करा हमारे मार्केटिंग के लिए, तो उसका साइज क्या है, वो कितना आगे तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका फैशन का इंडस्ट्री है एंड आप लोगों ने यूथ का एक मार्केट है जो आपने टारगेट कर लिया कि हाँ, यहाँ पे यूथ का जो हमारा रहेगा कस्टमर, वो हमारे लंबे टाइम तक रहेगा। तो अब उसका पोटेंशियल क्या है कि मार्केट में फैशन में कोई भी ट्रेंड आएगा, तो वो यूथ जो रहेगा वो बहुत एक्टिव रहेगा फैशन को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक कंपनी को फायदा दे सकता है। ठीक है, जो भी ट्रेंड कंपनी लेकर आएगी, तो यूथ जो रहती है वो ज्यादातर ट्रेंड को अपना लेती है, रिजेक्ट नहीं रहती है। तो वो क्या हो गया हमारा मार्केट का साइज, या कितना आसानी से हमारा जो मार्केट है वो बढ़ सकता है, या कितना प्रॉफिट हमें मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या होता है, जो मार्केट है हमारा, हमें किसी भी कंपनी को कितना प्रॉफिट वो एक टुकड़ा दे सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन जो रहता है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है एक कंपनी को बजाय दूसरे सेशन के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चले, लेट्स से आप फरारी देखते हो, ठीक है, फरारी कार सब जानते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा कि फरारी का कोई एड हमारे टीवी पे चल रहा है या कुछ हो रहा है? नहीं, क्योंकि टीवी लोग कौन देखता है, ये मिडिल क्लास वाले या हम जैसे नॉर्मल लोग देखते हैं। तो फरारी को पता है कि उनका टारगेट मार्केट कौन है, कौन होंगे वो रिच लोग जो फरारी को अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके लिए वो एड लगाते ही नहीं, उनके पास में डायरेक्टली इनविटेशन चला जाता है अगर उन्होंने हमारी उनकी कंपनी के अंदर कोई नई कार लॉन्च करी होगी। तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट्स को वो देखते हैं कि वो रिच जो पीपल है, जो उनके कॉन्टेक्ट्स के अंदर रहते हैं, वही है जो उनकी कार खरीद सकते हैं, और वही है जो उनको प्रॉफिट देते हैं। जो फरारी है तो काम भी फिर वो उन्हें रिच पीपल पे करती है, वो नीचे आती ही नहीं। तो वो हो गया हमारे टारगेटिंग का एग्जाम्पल। असिस्टेबिलिटी, असिस्टेबिलिटी यानी कि कितने आसानी से हम उस मार्केट पे जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट यानी कि हमारा कस्टमर, कितने आसानी से हम हमारे कस्टमर से मिल सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कंपनी एज अ अर्बन एरिया के अंदर है, लेट्स से आप मुंबई के अंदर आपका कंपनी है, तो क्या वो एक मेघालय साइड के अंदर, ईस्ट साइड के अंदर कंपनी वहां जाके कुछ कर सकती है? बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रेवलिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या हो गया, तो एसेसिबिलिटी क्या है कि आप कितनी आसानी से जो कंपनी है या जो मार्केटिंग जो कंपनी कर रही है, वो उस सेगमेंट तक पहुंच सकती है या नहीं। लास्ट आ जाएगा कंपैटिबिलिटी।
कंपैटिबिलिटी यानी कि जो हमारे कस्टमर जिस चीज को वैल्यू कर रहे हैं क्या कंपनी का भी सेम ही वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंपनी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है, लेकिन उस कंपनी के जो प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा वेदर इट इज ऑर्गेनिक और केमिकल बेस्ड, तो अगर कंपनी अगर एसटीपी करती है, टारगेट करती है, तो टारगेट किसको करेगी? वो उन लोगों को जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। तो वो क्या हो गया? कंपैटिबिलिटी, कि कैसे कोई कस्टमर का जो वैल्यू है वो कंपनी के साथ में मिल पा रहा है या। ठीक है, वापस सुन लो, टारगेटिंग क्या होता है? जो हमारा सेगमेंट होगा, जो हमारा टुकड़ा होगा एक बड़े मार्केट का, उसको एक टुकड़ा हम लोग चूज करते हैं और उस पर फोकस करने का हम लोग डिसीजन लेते हैं, वो हो गया हमारा टारगेटिंग। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? मार्केट का साइज को, कितना मार्केट बढ़ सकता है, प्रॉफिट कितना उससे मिलेगा, कितनी आसानी से कंपनी उस मार्केट में या उस कस्टमर से मिल सकती है, जा सकती है, या फिर जो कस्टमर का वैल्यू है वो कितना अच्छे से कंपनी के साथ में मिल पा रहा है। ये हो गया हमारा टारगेटिंग का एस्पेक्ट। टारगेटिंग आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पोजिशनिंग। पोजिशनिंग यानी कि positioning involves creating a distinct image and identity for a product or a brand in the minds of a target segment. It defines how a product is perceived relative to competitors and highlight its unique value and positions. Positioning क्या हो गया? कि आपने टारगेट करके सिलेक्ट कर लिया एक मार्केट को। ठीक है, आपने जब सिलेक्ट कर लिया तो आप क्या करते हो? उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज है वो आप लगाना स्टार्ट करते हो, ताकि एक ब्रांड इमेज बन जाए आपके कस्टमर के लिए। ठीक है, हम इतने सारे जो ब्रांड्स हैं वो क्यों, उनके नाम क्यों जानते हैं? कितने सारे प्रोडक्ट है, लेट्स सी शूज का एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो रीबॉक हो गया, नाइकी हो गया, ये कुछ ब्रांड है जो हमारी जबान पर है। तो ये क्या है? ब्रांड इमेज है। उन कंपनियों ने टारगेट मार्केटिंग करी होगी, कुछ करा होगा, जिसकी वजह से एक नाम जो है वो सबके मुंह पे आ गया है। वो क्या हो गया? उसका एक कंपनी का ब्रांड इमेज हो गया। कंपनी पोजिशनिंग के अंदर जो उनके टारगेट मार्केट है, टारगेट सेगमेंट है, उनके कस्टमर के दिमाग के अंदर अपना एक ब्रांड इमेज बनाती है। वो हो गया हमारा एक पोजिशनिंग। अब पोजिशनिंग होता कैसे है, कैसे किया जाता है? फर्स्ट आ जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि आइडेंटिफाई हाउ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट एंड बेटर देन कंपटीटर। एक ब्रांड कैसे चल सकता है? जब ब्रांड चलेगा जब आप कंपनी बताएगी उनको कि हम हमारा कंपटीटर से कितने ज्यादा जो हमारा प्रोडक्ट है वो अलग है या डिफरेंट है। ठीक है, वो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। कि हम मान के चलते हैं नाइकी का अगर एग्जांपल ले, तो नाइकी का हम लोग क्या मानते हैं कि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, भले ही वो कॉस्टली है लेकिन क्वालिटी उस शूज की बहुत अच्छी होती है, और जो क्वालिटी वो कंपटीटर है नाइकी के अकॉर्डिंग नहीं दे सकती है। तो वो क्या हो गया? डिफरेंशिएटिंग। कंपटीटर से कितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है वो। वैल्यू पोजिशनिंग, communicating the benefit and the value of a product offers to a target segment. वैल्यू पोजिशनिंग यानी कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कैसे, क्या वैल्यू दे सकता है, क्या उसका एडवांटेज है, बेनिफिट है जो कस्टमर उठा सकता है अगर वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। वो क्या हो गया? वैल्यू पोजिशनिंग। एक वैल्यू आप सेट कर देते हो आपके प्रोडक्ट के अंदर। एग्जाम्पल हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का लिया था। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या रहता है? उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहता, साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या हो गया? एक वैल्यू हो गई इस प्रोडक्ट की, और यही वैल्यू हम हमारे कस्टमर को बताते हैं कि ये हमारी वैल्यू है, तो दैट्स व्हाई परचेज आ प्रोडक्ट। लास्ट आ जाएगा पोजिशनिंग स्टेटमेंट, अ क्लियर एंड कॉन्शियस स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द ब्रांड यूनिक पोजीशन इन द मार्केट। आपका ब्रांड या आपका एक लेट्स से प्रोडक्ट कितना अलग है या कितना यूनिक है, वो आप डिफाइन करते हो आपके कस्टमर को। ठीक है, उसके अंदर आप कंपटीटर का एनालाइज भी लेकर आते हो, वैल्यू भी लेकर आते हो, इफेक्ट्स एंड बेनिफिट जो भी चीज है उसके अंदर आप मेन चीज यही रहती है कि कम जो हमारे कस्टमर है उनके दिमाग में डालना कि आवर प्रोडक्ट इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये हो गया हमारा पोजिशनिंग। ठीक है, पोजिशनिंग समझ में आया सबको? सबको आया?
ठीक है। अब समरी आ जाएगी। एसटीपी की समरी का छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, सेगमेंटेशन क्या हो गया, बड़े मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिवाइड कर दिया। टारगेट क्या हो गया, कौन सा टुकड़ा हमारी कंपनी के लिए अच्छा है उसको हमने चूज करा, वो हो गया टारगेटिंग। पोजिशनिंग हो गया कि हम एक ब्रांड इमेज लेकर उस टारगेटेड सेगमेंट पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी ब्रांड इमेज कस्टमर के दिमाग में बन जाए। तो ये एसटीपी कंप्लीट हो गया। एसटीपी का अंदर किसी को कुछ भी डाउट है, पूरा इसमें क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास में केस स्टडी आ जाती है। ये वाला केस स्टडी एक्सप्लेन करने के लिए है, आपके डिस्कशन के लिए केस स्टडी इसके बाद में। तो इसके अंदर हम लोग एसटीपी का ही देखेंगे कि ब्रू ब्लूम कॉफी कंपनी है जिसने एसटीपी का यूज करा था। तो उन्होंने क्या करा, मैं सिंपली आपको बता देती हूँ, फिर अगर आपके पास में वीडियो आए तो आप पढ़ लेना। तो उन्होंने क्या करा था, मार्केट रिसर्च करा था। मार्केट रिसर्च के अंदर उन्होंने 3 टाइप के सेगमेंट उन्होंने निकाले थे। कौन कौन से थी, एक तो था कॉफी असिस्टेंट, हाँ ये बात, ये वो लोग थे जो बहुत पैशनेट थे कॉफी को लेकर। बहुत कॉफी जिनको, जैसे अभी हमारे इंडिया में चाय बहुत पसंद है ना लोगों को, कि वो अलग अलग टाइप की चाय पीना पसंद करते हैं और चाय के बिना रह नहीं सकते हैं। वैसे टाइप के लोग थे जो कॉफी को पसंद करते हैं और वो कॉफी के बिना रह नहीं सकते हैं, उन्हें कॉफी चाहिए चाहिए होती है। वो अगर पैसे भी दे, कितना भी हम लोग एक्सपेंसिव कर दे हमारी कॉफी को, लेकिन वो स्टिल खरीदेंगे क्योंकि वो इनकी नीड के अंदर आ गई। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉफी के साथ में, अलग अलग टाइप से एंजॉय करते हैं। तो वो क्या हो गया, कॉफी के दीवाने जिसको हम बोलते हैं वो। ठीक है। उसके बाद आ गया ऑन द गो प्रोफेशनल। ऑन द गो प्रोफेशनल होता है, कॉफी एक मीडियम होता है एनर्जी को बढ़ाने का। ठीक है, कि अगर आप कॉफी पीते हो तो आप मानते हो कि हाँ हमारे थोड़ी सी एनर्जी लेवल थोड़ी सी चार्ज हो जाती है। तो प्रोफेशनल लोग रहते हैं या जो ऐसे कॉर्पोरेट के अंदर रहते हैं, सुबह सुबह बहुत डल रहता है तो खुद को एक बार का रिचार्ज करने के लिए उनको बस एक बार का कॉफी चाहिए होता है, एंड दैट्स इट। वो कॉफी से प्यार नहीं करते हैं, उनको बस खुद की एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए कॉफी चाहिए होती है। दैट्स व्हाट वी कॉल द ऑन द गो प्रोफेशनल। फिर लास्ट आ जाते हैं हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर। हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स जिनको थोड़ा सा वो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक चीजें ही चाहिए होती है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर। अब ब्रो ब्लूम कॉफी है, वो क्या कैसी कंपनी है कि वो एक प्रीमियम कंपनी है, एक प्रीमियम ब्रांड है। तो प्रीमियम का मतलब कॉस्टली तो रहेगा, और ऐसी ब्रांड है जो ऑर्गेनिक चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब जो उनकी कॉफी रहेगी वो ऑर्गेनिक रहेगी, कुछ मिलावट नहीं रहेगा उसके अंदर। तो ये इस कंपनी का बैकग्राउंड था। तो उन्होंने क्या करा, जब ये सेगमेंटेशन करने का बारी आया, तो उन्होंने सेगमेंटेशन के लिए पहले तो उठाए वो कॉफी अकस्टिक, जो पूरे कॉफी के दीवाने थे, जो प्रीमियम परचेस करने में हिचकते नहीं है। ठीक है। एंड उन्होंने सेकंड जो सेगमेंट उठाया था वो थे हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस को ऑर्गेनिक कॉफी चाहिए थी। और जो ब्लू ब्लूम कंपनी है वो एक ऑर्गेनिक प्रीमियम कॉफी कंपनी है, कि वो ऑर्गेनिक कंपनी दे रही थी। तो उन्होंने सेगमेंट करके ये दो चीजें उन्होंने टारगेट कर ली कि ये जो दो चीजें हैं उनकी कंपनी के साथ में बहुत अलाइन करता है। तो हमने क्या पढ़ा था, वो कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी यानी कि किस टाइप के लोगों का जो वैल्यू है वो क्या हमारी कंपनी की वैल्यू से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो कंपनी की वैल्यू क्या थी, प्रीमियम कॉफी विद द ऑर्गेनिक बैकग्राउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉफी है लेकिन महंगी है। तो उन्होंने ये दो लोगों को टारगेट करा। दो लोगों को टारगेट करने के बाद में उन्होंने पोजिशनिंग करना स्टार्ट करा। पोजिशनिंग के अंदर उन्होंने वही सेम चीज, इन दो चीजों को ही दिमाग में रख के मार्केटिंग करा कि प्रीमियम कॉफी कॉफी है, प्रीमियम यानी कि क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी, विथ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है जिससे जो हेल्थ कॉन्शियस के जो लोग हैं वो भी उनकी कॉफी परचेज करें। उन्होंने टारगेट करके पोजिशनिंग करके इन्हीं दो स्ट्रेटेजीज पे मार्केटिंग करी। एट द एंड उनका जो प्रॉफिट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। वो हमारा ये है केस स्टडी का पूरा एग्जाम्पल कि कैसे एसटीपी यूज होता है एक कंपनी के अंदर। ये केस स्टडी जो एग्जाम्पल है सबको समझ में आया, पता पड़ा कि एसटीपी कैसे होता है।
मैं भी पर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। वो ब्रू ब्लूम करके कॉफी कंपनी है, सिंपल बता देती हूँ। ठीक है, तो एक प्रीमियम ऑर्गेनिक कॉफी कंपनी है कि प्रीमियम यानी कि कॉस्टली रहेगी उनकी कॉफी, और ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक रहती है, मतलब कुछ मिलावट नहीं रहती। ठीक है, उन्होंने एसटीपी करा था। एसटीपी के अंदर उन्होंने 3 टाइप के लोग डिसाइड करे थे। फर्स्ट जो सेगमेंट हम लोग करते हैं, तो सेगमेंट के अंदर 3 टाइप की सेगमेंट थी। पहले तो कॉफी के जो पागल हुए दीवाने रहते हैं, कॉफी के बिना रह नहीं सकते वो लोग, जिनको फर्क नहीं पड़ता कितनी भी एक्सपेंसिव कॉफी हो, वो कॉफी खरीदेंगे। ठीक है। दूसरे होते हैं प्रोफेशनल लोग, जिनको सिर्फ खुद की एनर्जी रिचार्ज करने के लिए कॉफी चाहिए होती है और उनको कॉफी से कोई लगाव नहीं। तीसरे हेल्थ कॉन्शियस ऐसे लोग रहते हैं जिनको ऑर्गेनिक चीजें चाहिए होती है, वो खुद की हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो उन्होंने सेगमेंट करके ये 3 मार्केट ढूंढ निकाले। अब टारगेटिंग के टाइम पे उन्होंने डिसाइड करा कि जो कॉफी के जो दीवाने हैं, जो फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, उन्होंने एक वो सेगमेंट उठाया। और एक सेगमेंट उठाया हेल्थ कॉन्शियस का। क्यों? क्योंकि उनको ऑर्गेनिक चाहिए था, और कॉफी कंपनी जो थी वो प्रीमियम ऑर्गेनिक कॉफी देती थी कस्टमर्स को। ठीक है, उन्होंने 2 सेगमेंट उठा लिया, फिर उनपे काम करना स्टार्ट करा। काम के अंदर उन्होंने पोजिशनिंग करी। पोजिशनिंग यानी कि मार्केटिंग जो भी करी थी वो किस हिसाब से करी थी कि मार्केट में उन्होंने एक प्रीमियम ऑर्गेनिक कॉफी के जैसे ही अपना एक ब्रांड इमेज बनाया। ब्रांड इमेज के बाद में ये दोनों जो सेगमेंट के जो लोग थे वो इन कॉफी परचेज करने लग गई, एंड देन दे हैव मोर बेनिफिट देन प्रीवियस। ठीक है, पहले उतना बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन बाद में उनको फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने लग गया, क्योंकि उन्होंने फोकस करके मार्केटिंग करा अपने कस्टमर के हिसाब से। ठीक है, आया एग्जाम्पल समझ में सबको? सबको आ गया ना? क्योंकि अब नेक्स्ट केस स्टडी है, आपको ही आंसर करना है उसके अंदर, कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए फिर। ठीक है, अभी 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। ओके, उसके बीच में पूरे टॉपिक में किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज 4 पूरे 14 तक वापस आ जाओ। प्लीज लीव मत करना, बट 14 तक वापस आ जाओ। 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ओके।
आगे सब लोग स्टार्ट करें नेक्स्ट। सिर्फ दो तीन लोगों ने ही हाँ बोला, बाकी भी बोलो, स्टार्ट तो करो। और अभी मुझे आज सबसे आंसर चाहिए, ठीक है ना, कल के जैसे चुपचाप नहीं बैठ। हार्दिक चुप ही रहना, अगर ज्यादा कुछ आंसर आ रहे हैं तो सबको आंसर करने दे, ठीक है ना, आपसे बाद में पूछेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो सामने हमारे पास में कंपनी का बैकग्राउंड है, ठीक है। फ्रेश बाइट करके हमारे पास में फूड डिलीवरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो 2008 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। उनका मेन जो रहता है फूड का, वो हेल्दी फूड है, ऑर्गेनिक फूड है और सस्टेनेबल मील ऑप्शन होगा कस्टमर के, उनके पास मील का जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। The company source ingredient from local farmer ensure that all meals are prepared fresh daily. Fresh Bite has quite quickly gained popularity among the health conscious consumer, aims to expand its market reach. ठीक है, ये जो लोकल फार्मर्स हैं उनके अ, उनसे ही लेते हैं वो, ठीक है, जिससे लोकल फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलता है और एक होता है ना डे टू डे के अंदर कि आज ही बना के आज ही बेच दिया, एकदम ऐसा फ्रेश अपने कस्टमर्स को देते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स है वो भी इनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन काफी हमने देख लिया, बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब हमारे पास में चार इसके सेगमेंट्स हैं जो ये ढूंढ के लाए थे। तो एक हो गया बिजी प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग हमने बात करी थी। डेमोग्राफिक क्या है उनका, 25 से 45 के बीच में उनकी एज है। इनकम बहुत ज्यादा है और अर्बन एरिया के अंदर वो लोग रहते हैं, ठीक है। बिहेवियर क्या है, लिमिटेड टाइम फॉर कुकिंग, प्रेफरेंस टू कन्वीनियंट यट हेल्दी मील ऑप्शन। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, अगर आप जॉब करते हो तो सुबह शाम आप खाना नहीं बना सकते हो, लेकिन उनके पास में इतना पैसा है कि वो एक क्विक जो मील है वो अफोर्ड करके अपना डे टू डे वर्क के अंदर जा सकते हैं। साइकोग्राफिक है, हेल्थ कॉन्शियस है, वैल्यू कन्वीनियंस एंड क्वालिटी। भले ही उनको जो खाना है वो क्विक चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाला चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक सेगमेंट हो गया। दूसरा हो गया फिटनेस एथेस्टिक, फिटनेस यानी कि 18 टू 35 के बीच में जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, जो जिम में ही बैठे रहते हैं, वो वाले हैं। जेंडर उनके दोनों है, ये भी हाई इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। बिहेवियर क्या है इनका, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। मील इस हिसाब से वो मील लेते हैं जो उनके हेल्थ को सपोर्ट कर सके, उनके फिटनेस के गोल को वो सपोर्ट कर सके, जो डाइटिंग मील होती है वो, ठीक है। साइकोग्राफी क्या है इनकी, हाईली हेल्थ कॉन्शियस है। प्रोफेशनल लोग तो सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस है कि कुछ खराब ना रहे, फिटनेस फ्रीक्स जो है वो हाईली कॉन्शियस है, एकदम न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, उससे अलग तो वो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये दो हमारे पास में मार्केट सेगमेंट है। आगे दो और हमारे पास में आ जाता है फैमिली विथ यंग चिल्ड्रन। डेमोग्राफिक है, पेरेंट एज जो पेरेंट्स हैं वो 30 to 50 ईयर्स के बीच में है, लेकिन हाई अर्नर्स है ये, ठीक है। लुकिंग फॉर अ हेल्दी मील ऑप्शन दैट अपीयर्स टू बी बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन, दोनों बड़े लोगों के लिए और चिल्ड्रंस के लिए भी जो मील है वो हेल्दी रहना चाहिए, और चाइल्ड का न्यूट्रिशन वो ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय खुद के, ठीक है। फिर आ जाते हैं सीनियर्स जो थोड़े से एज के अंदर है। उनके एज का अगर हम लोग देखें तो 60 प्लस उनका एज है, रिटायर्ड लाइफ है और अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है। बिहेवियर क्या है, हेल्दी ऑप्शन चाहिए जो उनकी हेल्थ को इफेक्ट ना करे। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रहती है एज लोगों के लिए कि वो एक लिमिटेड टाइप के ही खाना खा सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ फोकस रहते हैं जो खुद की हेल्थ को कि बीमार ना पड़े या कुछ भी ऐसा ना हो। तो हमने देखा कि चार हमारे पास में सेगमेंट है और चारे ही लोग हेल्थ कॉन्शियस है। अब आप में से कौन, एक बार मैं इसको वापस ऊपर कर देती हूँ, फर्स्ट पेज पूरा पढ़ लो, हो जाए तो सेकंड पढ़ लेना, फिर डिस्कस करेंगे अपने अपने हिसाब से पढ़, ठीक है। 10 मिनट एक बार फर्स्ट पेज अगर पढ़ लो तो सेकंड का बता देना, मैं सेकंड नीचे स्क्रॉल कर दूंगी।
फर्स्ट पेज पढ़ लिया सबने? हार्दिक के अलावा किसी ने पढ़ा? सबने पढ़ ली? नेक्स्ट करें? नेक्स्ट आ जाओ। 2-3 मिनट में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लें। करे टास्क? रेडी है सब? टास्क स्टार्ट करें अभी? अभी मैं डिसाइड करूंगी कौन आंसर करेगा। फर्स्ट गीतांजलि। यस यस मैम। मैम। पढ़ा आपने सारा? यस मैम। चलो ठीक है। आपके अकॉर्डिंग फ्रेश बाइट को किस सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए? मैम बिहेवियर। आप समझे नहीं को हमारे पास में 4 को ये सेगमेंट है हमारे पास में, ठीक है? कौन कौन से लोग हैं? एक तो बिजी प्रोफेशनल है, राइट? फिटनेस फ्रीक्स है, फैमिली है विथ यंग चिल्ड्रंस एंड सीनियर्स है। आपने पूरा डिटेल पढ़ा सबका? ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेस्ट जो सेगमेंट है आपके हिसाब से कौन हो सकता है फ्रूट बाइट के लिए? नहीं ना, आई गेस। मैम फैमिली फॉर चिल्ड्रन फैमिली विथ यंग चिल्ड्रन। विथ यंग चिल्ड्रन। क्यों? ऐसा क्यों आपने ये सेगमेंट क्यों चूज करा? मैम जैसे फैमिली में पेरेंट्स जो है हाँ हाँ बोलो, करो। मैं जो आपके दिमाग में आ रहा है एक बार वही बता दो, ठीक है? जस्ट सिंपल रीजन कि आपके हिसाब से फैमिली को टारगेट होना चाहिए। मैम जैसे फैमिली में कोई मतलब अपने बच्चे को जैसे देख रहे हैं तो उसमें अच्छी अर्निंग है, एजुकेशन है, तो वो अपने हिसाब से उनको अच्छे से दे सकते हैं। एंड मैम बिहेवियर का ये है कि मतलब अगर उनका मतलब आप बिहेवियर को मत देखो, आप एक ही क्वेश्चन करो कि आपने टारगेट जो चूज करा वो नीचे वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है? सारे नहीं करने आंसर। तो आपके अकॉर्डिंग
फैमिली विथ यंग चिल्ड्रंस, क्योंकि यंग चिल्ड्रंस को वो वैल्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक फूड के लिए. इज दैट Yes, राइट? ma'am. Yes. Yes, ma'am. दैट्स पलक गुप्ता. पलक, आर यू देयर? पलक है आप? आवाज आ रही है ना मेरी सबको? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा. एटलीस्ट यू नीड टू आंसर समथिंग ना. चलो, कोई. लेट्स गो विथ सृष्टि सिंह. Hello, I think I'll go with the families with young children also because I think they cater to both adults and children, and they also have like high income earners, so they can provide a better um, environment to it. ओके, दैट्स गुड. मतलब पोटेंशियल कस्टमर फैमिली के अंदर ज्यादा है, राइट? ओके, Yes, दैट्स ma'am. गुड. देखो, इस केस स्टडी का कोई फिक्स आंसर नहीं है. ये सब ओपिनियन बेस्ड ही है. आपके ओपिनियन के हिसाब से ही आप आंसर करो. ठीक है? तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ फिक्स आंसर है इसका. कोई भी आपका आंसर है वो सही ही होगा. देन सुकृति अघारिया. Yes, ma'am. ओके, सो आपके हिसाब से कौन है बेस्ट सेगमेंट टारगेट के लिए? मैम मुझे लग रहा है बिजी प्रोफेशनल्स क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कुक करने का ज़्यादा और उनको हेल्थ कॉन्शियस है वो। तो उनको एक इजी कुक चाहिए जो फ्रेश बाइट प्रोवाइड करता है. हाई अर्निंग्स है तो वो आपके प्रोडक्ट्स खरीद भी सकता है. एंड हेल्थ हाँ और कॉन्शियस है उनके लिए तो कन्वेंशन। ओके, ऑर्गेनिक हाँ है हाँ। तो वैल्यू के साथ में अलाइन. गुड. ओके. देन विवेक गुप्ता. मैम, बिजी प्रोफेशनल्स और फैमिलीज एंड यंग चिल्ड्रन विथ यंग चिल्ड्रन. मैम क्योंकि बिजी प्रोफेशनल्स में मैम वो बिजी हैं तो मैम वो ज्यादा खुद बनाने पे ध्यान नहीं देंगे वो. और ये प्लस ये हेल्थ कॉन्शियस भी है. और इसमें फैमिलीज और यंग चिल्ड्रन विथ यंग चिल्ड्रन में मैम इनको ज्यादा लोग मिल जाएंगे क्योंकि फैमिली में भी ज्यादा लोग होंगे तो खरीदेंगे ज्यादा लोग. ओके, सो बिजी प्रोफेशनल एंड फैमिली विद यंग चिल्ड्रन, ये दोनों ऑप्शन आप चूज करो. ओके. उसमें ओके. अभी अनीशा पटेल. यस मैम. मैम आई थिंक बिजी प्रोफेशनल और फिटनेस एंथुसियास्ट होना चाहिए क्योंकि मतलब ये लोग जो फिटनेस एंथुसियास्ट जो है वो लोग कांस्टेंट रहेंगे. ओके, तो फिटनेस. ओके, तो कांस्टेंट रहेंगे, लॉयल रहेंगे. ओके, दैट्स अ गुड यस रीजन. मैम. चलो, अभी अदिति वर्मा. Ma'am, according to me, busy professionals and families with the young children, because according to the demographic situation of our country, most of the population belongs to a age group of 15 to 59. So I think it would be more preferable for the company to choose between for busy professionals and families. They will like busy professionals are they don't have time to cook for themselves as well as the children because they are belonging to the age group of 25 to 45 means they would be having children definitely. So for them it is easy to get the things that are easy to prepare like instant foods for their children so that they get both the things they can provide their children with the best facility maybe and yes, ma'am. And also they have more purchasing powers as compared to the seniors because they are new in working field and have more time to work and more energy, so they can work more and earn more. So they have the more purchasing power. Okay, that's a good answer. Which
प्रिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बिजी प्रोफेशनल भी वही लोग होंगे जिनकी फैमिलीज रहेगी और फैमिली विथ यंग चिल्ड्रन के अंदर भी वो आ जाएंगे एंड पोटेंशियल जो रहेगा कस्टमर का वो हमारा हाई रहेगा, राइट? ओके, नाउ हार्दिक यू कैन आंसर। मैम फॉर मी बिजी प्रोफेशनल सही रहेगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई इनकम अर्नर्स है तो ये काफ़ी प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। और दूसरी बात रही इनके पास टाइम नहीं है तो वो ये लॉयल रहेंगे कंपनी को लेकर। उसके बाद ये लोग हेल्थ कॉन्शियस फूड चाहिए और क्वालिटी फूड चाहिए जो कंपनी की वैल्यू से मैच कर रहा है। और सेकंड में कह सकते हैं फिटनेस एंथुसियास्ट, ये भी क्योंकि रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी अपनी कंपनी से लॉयल रहेंगे और ये भी हाई इनकम अर्नर है, ये भी प्रॉफिट दिलाएंगे और इनको भी हेल्दी और क्वालिटी फूड चाहिए जो कंपनी की वैल्यू से मैच कर रहा है। ओके, सो कंपनी की वैल्यू से ये दोनों अलाइन है, दैट्स इट। यस Okay, मैम। मैं भी बता देती हूँ, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ये सिर्फ आपकी डिस्कशन के लिए। ओके, सो आप जो भी आंसर बोलोगे सही ही होगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, अभी हमारे पास में कुछ कुछ सेगमेंट्स के क्वेश्चंस और हैं। सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल लगता है किसी भी मार्केट का कि वो मतलब जो सेगमेंट हमने देखे थे फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग कौन सा सेगमेंट सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग? एक स्पेसिफिक फैक्टर के लिए ही हम पूछ रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेस्ट सेगमेंट कौन सा रहेगा? आंसर चेंज भी हो सकता है, नो नीड टू फिक्स ऑन अ पर्टिकुलर आंसर। ओके, सो कौन बताएगा? मैम फैमिलीज विथ यंग चिल्ड्रन। फैमिलीज विथ यंग चिल्ड्रन पोटेंशियल के लिए अच्छा है क्योंकि फ्यूचर मैम ग्रोथ के क्योंकि अंदर नंबर ज्यादा होंगे और जो चिल्ड्रंस हैं वो भी बड़े होंगे तो मैम उनको भी पता होगा इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो मैम इन फ्यूचर वो भी यूज करेंगे। ओके, सो एज अ फ्यूचर पोटेंशियल के लिए हमारे पास में फैमिली ग्रुप आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन रहेंगे जो हाई प्रॉफिट दे सकते हैं? Busy professionals. बिजी बिजी प्रोफेशनल प्रोफेशनल एंड फिटनेस एथलेटिक भी आ मैम जाएंगे। फिटनेस एथलेटिक दोनों। सो दोनों ही सेगमेंट आ सकते हैं, बिजी प्रोफेशनल एंड फिटनेस एथलेटिक। यस मैम। सिस्टमेटिक के लिए कौन से अच्छा है कि किस सेगमेंट को कंपनी इजीली टारगेट कर सकती फैमिलीज यंग चिल्ड्रंस क्योंकि वो लोग डेली बेसिस पे शॉपिंग करते रहते हैं क्योंकि प्रोफेशनल बिजी रहते हैं और फिटनेस वाले एक्सरसाइज बिजी रहते हैं तो बेसिकली वो ऑनलाइन भी मंगवाते हैं। है? लेकिन जो फैमिली और यंग चिल्ड्रंस है वो बेसिकली शॉप पे जाकर शॉप कर सकते हैं जिनको वो ऐसे अपने प्रोडक्ट के बारे में आप। कंपैटिबिलिटी यस देख लिया था, कंपैटिबल कौन है सेगमेंट सबसे ज्यादा हमारे केस स्टडी के अकॉर्डिंग? आई गेस बोथ प्रोफेशनल एंड फिटनेस एथलेटिक दोनों ही कंपैटिबल होंगे शायद, राइट? यस मैम, इसकी कंपनी वैल्यू मैच यस कर रही मैम। है हेल्थ और क्वालिटी फूड को लेकर। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा पोजिशनिंग का कि आपने सबको याद है आपने स्टार्टिंग में कौन कौन सा सेगमेंट चूज करा था टारगेट के लिए? याद है सबको? यस मैम। यस मैम। अब टारगेट को आप पोजीशन कैसे करोगे? ऐसा क्या चीज आप मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटजीज के अंदर दोगे जो वो आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो आपका प्रोडक्ट खरीदे? एनीथिंग, आपको 5 मिनट में दे देती हूँ, अच्छे से सोच लीजिए। आपको पता है आपने कौन सा सेगमेंट चूज करा, कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी सही रहेगी उस सेगमेंट को चूज करने में या उनको मार्केटिंग करने में उनके, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, आप एग्जांपल्स भी बना सकते हो, कोई भी एक अलग यूनिक स्ट्रेटेजी अगर आपके दिमाग में है तो भी आप कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसका, डिपेंड ऑन कि आप कैसे उसको टारगेट कर रहे हो, कैसे पोजिशनिंग बना रहे हो, उनके माइंडसेट जो ब्रांड इमेज होती है ना कंपनी की वो कैसे आप बनाओगे वो आपको अभी सोचना है। 5 मिनट आई गेस काफी रहेंगे या 10 मिनट दो? मैम 5 मिनट भी याद ठीक होगा। चलो ठीक है, 5 मिनट के अंदर लेट्स से 36 हुआ है, 41 के अंदर हम लोग एक एक करके सबसे पूछेंगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके,
ठीक है, सोच लिया सबने? से स्टार्ट कर। सुकृति। Yes, ma'am. Okay, so what was your target segment? Busy professionals. बिजी प्रोफेशनल। अब आप कैसे मार्केटिंग करेंगे? आपने क्या सोचा कि कैसे आप एक पोजीशनिंग बनाएंगे उनके बाद? Ma'am, as a health conscious and value convenient. कुछ मेथड्स तो होगा आपका कि किस क्या मेथड करेंगे आप, ऐसा कुछ भी, एनीथिंग? Ma'am, like मेथड्स फॉर positioning एग्जांपल। statement. मेथड्स लाइक आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आपको उनका बैकग्राउंड पता है, सो आपने बिजी प्रोफेशनल चूज करा तो यू नो कि वो मोबाइल फोन पे इन पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, तो और क्या चीजें हो सकती है जिसमें आप एडवर्टाइज करके उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो मोबाइल फोन पे इंटरनेट पे ज्यादा अवेलेबल रहेंगे नहीं। ठीक, सो ऐसे क्या कौन से मेथड्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? एक मेथड तो होगा, एक जरिया तो होगा उन तक पहुंचने का, जैसे एड्स हो गए सोशल मीडिया के, बट वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहेंगे नहीं, तो फिर क्या हो सकता है? By newspaper. न्यूज़पेपर, हाँ ठीक है, न्यूज़पेपर हो सकता है, प्रोफेशनल्स की आदत होती है वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो आप न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से उनको एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एंड वैल्यू क्या रहेगी आपकी उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर? Health consciousness and organic food. हेल्थ कॉन्शियस तो हम लोगों को And बोलते हैं, prepared on daily basis. Prepared on daily basis. सो क्विक ईटिंग या फिर जल्दी बन जाता है और ऑर्गेनिक है, राइट? Yes, ma'am. ओके, गुड। नेक्स्ट, गीतांजलि, Yes, ma'am. व्हाट वाज योर टारगेट सेगमेंट? And family with young children. ओके, सो पहला मेथड क्या रहेगा वहां उनके पास पहुंचने का? Ma'am, conducting focus group, creating child friendly advertisement. पहली एडवर्टाइजमेंट लाइक आप कहाँ एडवर्टाइज करेंगे ऊपर? Ma'am, एडवर्टाइजमेंट अगर आप करोगे तो आप कहाँ करोगे, कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा आपका? um, on internet or in बेटर होगा टेलीविजन। ठीक? क्या होता है, yes, इंटरनेट क्या होता है, ज्यादातर बच्चों को इंडियन पेरेंट्स एक्सेस नहीं देते हैं जल्दी एज के अंदर इंटरनेट का। अगर आपको बच्चों को टारगेट करना है, बेटर होगा अगर आप टेलीविजन से स्टार्ट करें। ठीक है, पेरेंट्स को okay. अगर आपको टारगेट करना है देन यू कैन यूज द इंटरनेट, बट फॉर द चिल्ड्रन टेलीविजन ज्यादा बेटर ऑप्शन। ठीक, अब Okay. वैल्यू क्या देंगे आप? अगर आप बच्चों को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी उसके अंदर? Value. आपने मैगी का एडवर्टाइजमेंट देखा? Yes, ma'am. बच्चे क्यों पसंद करते हैं मैगी को? अच्छी लगती है खाने में और हाँ, जल्दी बन जाती है। बस वही चीज इसके अंदर आ जाएगा कि जो चीज जल्दी बन जाती है जिसको बच्चे भी बना सकते हैं, और ऑर्गेनिक से बच्चों को फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्गेनिक से फर्क पड़ता है पेरेंट्स को। अगर आप एक टैगलाइन लगा दो ऑर्गेनिक का तो पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, बच्चों को टारगेट करोगे तो टेस्ट और जल्दी बनने वाला ज्यादा बेटर होता है। ओके Yes, ma'am. ओके, अभी कौन आएगा? अदिति। My segments are busy professionals and a family with the children. सो व्हाट्स तो विल बी मेरे स्ट्रेटजी? अकॉर्डिंग पोजीशन करने के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि हाँ बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं, फैमिली के मतलब एडल्ट्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं।
क्योंकि ये कंपनी क्या कहते हैं यार, हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स बना रहा है और हेल्दी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्गेनिक चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो बच्चों का इस पे फोकस नहीं जाएगा क्योंकि उनको सिर्फ देखने में अच्छा और खाने में अच्छा हो इतना चलेगा। तो बेसिकली चिल्ड्रन को तो हम लोग, उनका डिसीजन नहीं होता है कि उनको क्या खाना क्या नहीं खाना है, पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं, तो पेरेंट्स को फोकस करेंगे कि हाँ पेरेंट्स के पास ये ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स जाए। और ज्यादातर बिजी प्रोफेशनल्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, तो इसी वजह से वो इसमें इंक्लूड हो गए। तो वो थ्रू न्यूज हम लोग बता सकते हैं उनको, टीवी इसके थ्रू बता सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। बेस्ट वे इज टू टेल देम अबाउट दीज थिंग्स थ्रू पैकेजिंग। सब कुछ पैकेजिंग पे लिख देना एंड अच्छे तरीके से पैकेजिंग करना। और उसके बाद लाइक हम सब कभी कभी जाते हैं तो रिटेल शॉप पर भी लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता है ऐसा भी वो कर सकते हैं कि जहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलिंग के लिए बेच रहे हैं वो उनको कुछ मतलब एज एडवर्टाइजमेंट के बाद जब हम पैसे देते हैं तो उनको भी हम थोड़ा कुछ शेयर देके कह सकते हैं कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स को वो पर्सनली प्रमोट करें, तो इससे अच्छा होगा I think। आई थिंक आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, बिजनेस समझोगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है आपने कि अगर आप रिटेल स्टोर को टारगेट करते हो, रिकमेंडेशन बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी पेरेंट्स के लिए, कि अगर उनको रिकमेंडेशन आता है किसी प्रोडक्ट के लिए और उनको कॉन्शियस रहता है कि उनके बच्चे कैसा खा रहे हैं, तो दे विल गो विद द रिकमेंडेशन एंड दैट्स अ गुड सजेशन। आई थिंक वेरी गुड। ओके नाउ हार्दिक। यस मैम, मेरा टारगेट सेगमेंट था बिजी प्रोफेशनल्स एंड फिटनेस एंथुसियास्ट। तो ओके वो लोग सोशल मीडिया तो यूज़ करते नहीं इतना, तो बेसिकली ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैनर्स हो गए लगते हैं बड़े बड़े, फिर हो गए टैम्पलेट्स, वो जिम के बाहर लग सकते हैं और जो बड़े कंपनियां होती हैं उसके बाहर लग सकते हैं। उसमें वो लोग ऑफर दे सकते हैं कि अगर इफ पॉसिबल 24/7 डिलीवरी, इफ पॉसिबल, एज अ काफ़ी होम कम डिलीवरी ऐसा? इसमें। होम डिलीवरी बोल रहे हो आप? यस मैम, डिलीवरी ओके ओके। इफ पॉसिबल। और फिर हम लोग ये ऑफर दे सकते हैं कि कस्टमाइज्ड फूड दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए XYZ बंदा है कोई, बहुत बिजी है, तो उसको ब्रेकफास्ट में ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए, उसको लंच में ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए, तो वो अपना फूड खुद कस्टमाइज कर सकता है और खुद डिलीवर करा सकता है अपने घर तक। फिर हम लोग ओके। ये दे सकते हैं कि प्री बुकिंग फैसिलिटी, मतलब मान लीजिए आपको अभी आप बिजी चल रहे हैं और आपको एक हफ्ते बाद ये खाना मंगवाना है, एक हफ्ते बाद, और हो सकता है कि उस टाइम पे आप बिजी हो, तो आप पहले से एक हफ्ते पहले उसको बुक करा सकते हैं ताकि उस समय अगले हफ्ते आपके पास वो डिलीवर होके आ जाए। Okay, that's a really good strategy. यस मैम। किसी प्रोफेशनल है तो वो पहले से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा खाना उनके पास में कब आना चाहिए। So that's a good strategy. यस Very मैम। good. Now, Vivek. मैम मेरा था मैम बिजी प्रोफेशनल एंड फैमिलीज विद चिल्ड्रन। मैम फैमिलीज विद चिल्ड्रन को टारगेट करने के लिए मैम हम ऐड दे सकते हैं मैम उन एक्टर से या एक्ट्रेस से जो मैम जाने जाते हैं कि वो हेल्थ कॉन्शियस है, अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि मैम उससे जो फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा उससे अट्रैक्ट होंगे कि कोई एक अच्छा हेल्थ कॉन्शियस बंदा उस चीज को ऐड कर रहा है। और फिर जो स्टोर होता है उस पे मैम हम फ्री डेमो भी दे सकते हैं कि जो, क्योंकि एक तो फ्री होगा और ऊपर से हेल्दी होगा, तो मैम पेरेंट्स सोचेंगे कि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा होगा तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। Okay, मैम that's good. ये सैंपल्स हो गए और जो उनके नजर के अंदर और मैम बिजी fitness- प्रोफेशनल्स के लिए बैनर्स और न्यूज़पेपर हो जाएंगे। और मैम स्कूल्स में एक डेमो करा सकते हैं, क्योंकि इनकी एज ग्रुप कम है तो बच्चे भी छोटे होंगे, तो मैम जो पीटीएम होता है उसमें हम लोग स्कूल को वो कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं वो, क्योंकि एक तो हेल्थ कॉन्शियस है और सही मतलब हेल्दी चीज है और बढ़िया मतलब वो है। तो स्कूल तो फिर वही टारगेट होंगे ना जो ये मील का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंडिया के जो स्कूल्स है वो मील सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस या मैम स्कूल करते हैं। नहीं मैम, जैसे इस छोटे बच्चों के स्कूल्स में
कुछ कुछ आते हैं जैसे मैजिशियन वगैरह आते हैं, वैसे ही कुछ अगर पेटीएम होता है तो उसमें अगर ऐड दे पाए अगर हो जाए तो। में ये चीज थोड़ी सी रिस्की हो जाती है अगर आप स्कूल को टारगेट करते हो, क्योंकि टीचर्स को नॉलेज रहता है कि इवन दो आपने आपके प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक लिखा है, वो रिस्क नहीं लेंगी उनकी स्कूल की इमेज का कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट मंगवाया एंड समहाउ कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गया उनके बच्चों को। स्कूल वाला एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा। यू कैन गो विद द अदर एग्जाम्पल। स्कूल का थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर आप एडवर्टाइजमेंट फूड के लिए कर रहे हो। कुछ सर्विस होती है जैसे आपने मेडिसिन का आपने बताया था, तो वो चीज हो सकती है क्योंकि एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो जाता है। इफ यू रिमेम्बर, अगर हम लोग स्कूल के अंदर वो आते नहीं थे जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले भी आते थे जो आपको पेपर देते थे, तो वो चीज Yes, क्या ma'am. है, वो स्टूडेंट को कैसे हार्म ही नहीं करेगा। कभी ना कभी कुछ तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में खास करके, कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप पेरेंट को तो टारगेट कर सकते हो, स्कूल को आप नहीं कर सकते। स्कूल का इमेज ही खराब हो जाएगा, तो वो स्कूल रिस्क ही नहीं लेगा उस चीज के अंदर। तो स्कूल का एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा उसमें। ओके, ओके मैम। एंड बाय द वे अदर वर्ड्स आल्सो। और कोई रह गया क्या? किसी से मैंने पूछा नहीं तो, अपार्ट फ्रॉम सृष्टि, आई गेस सृष्टि तो दे ही नहीं रही है। ओके, वी हैव आल्सो सुशील ठाकुर। आपने तो शायद बहुत बाद में भी ज्वाइन करा है, आपको अंडरस्टैंड हुआ है क्या बात कर रहे थे हम लोग? सुशील, आई एम टॉकिंग टू यू, आपको पता है ना? ठीक है, सो वही ओके, वही सो आप बोलिए कौन सा सेगमेंट रहेगा टारगेट के लिए आपके हिसाब से? मैम फर्स्ट वाला सही लगा मुझे। प्रोफेशनल आपको अच्छा लगा, ठीक है। अब क्या, किस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे उनको टारगेट करने में? स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि वो अगर उनका जो सर्विस है अगर एक्चुअली में जेन्युइन है तो वो टारगेट कर सकते हैं, जैसे जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी स्टेट से आए हैं और उनको कर सकते हैं टारगेट अपना। कैसे करोगे टारगेट, कैसे करोगे? अभी सब लोग अलग अलग मेथड बता रहे थे ना, क्या आपका, आपके लिए कौन सा मेथड अच्छा है? अगर कुछ रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, आप अलग से सोचने का ऐसा नहीं है कि कुछ आप अलग बोलो। अगर आपको सिमिलर थॉट्स है, यू कैन आल्सो से। जैसे कि वो स्टार्टिंग में प्राइस उन्हें थोड़ा दे सकते हैं लेस प्राइस में, जो अपनी सर्विसेज हैं फूड की, मील्स की, मॉर्निंग और नाइट का जो भी उनका हुआ ओके, टिफिन सो सर्विस जो होती है। प्राइसेस, सो प्राइसेस स्टार्टिंग के अंदर उनके लिए कम कर देंगे और क्विक डिलीवरी अगर हम मान के चले तो वो कर देंगे, इज दैट राइट? अगर वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर हम इस टाइम पे प्रॉपर डिलीवर करेंगे तो वो उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है कि वो उनकी सर्विस लेंगे और आगे भी रेफर करेंगे। ओके, दैट्स अ गुड एग्जांपल। क्योंकि इसमें इसमें यही रहेगा कि उनको टाइमिंग प्रॉपर चाहिए होगी उसमें, कि जो भी कोई भी कस्टमर है, अगर स्टूडेंट या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, उस अगर मॉर्निंग जा रहा है टाइम पे तो उसे उसी टाइम पे चाहिए होगा फिर कोई भी ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो तो उनको इस टाइमली चीजें चाहिए होगी एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग देम विद टाइमली। दैट्स अ यस मैम। गुड, ऑलराइट। हाँ यही है। सो आज का टॉपिक कंप्लीटली ओवर हो गया है। अब किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सब क्लियर है? हमें नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ वाइज या फिर? पीडीएफ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिले नहीं है क्या आपको? ईमेल पे देखो मैम आपको। मिल रहे हैं, ईमेल पे मिल रहे हैं। तो ईमेल पे लाइक रिकॉर्डेड वीडियोस ही है ना? यस मैम, रिकॉर्डेड वीडियोस मिले हैं। व्हाट्सएप में पीडीएफ मिल जाएगी? पीडीएफ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस ही मिलेगा। ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके, डाउट क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? सही है सब? यस मैम सही है। यस मैम। ओके, ओवर करें फिर आज? यस मैम। यस मैम। चलो फिर, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। ओके।